Hello friends. So today we are going to start with our very new chapter, that is chapter number 2 of your OCM, that is what Business Services 1. If you can see on your screens, Business Services 1 on your page number 12 of the book. See, टू बी वेरी फ्रैंक, बिजनेस सर्विसेज जो चैप्टर है, बिजनेस सर्विसेज का मतलब पहले तो हम समझे कि व्हाट इज बिजनेस सर्विसेज, एंड वन मोर थिंग दैट दिस बिजनेस सर्विसेज आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. चैप्टर नंबर 2, 3 and 4, all these 3 chapters are nothing but business services only. ये तीनों चैप्टर्स बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में. ये तीनों चैप्टर्स बात कर रहे हैं कि बिजनेस में क्या क्या सर्विसेज यूज़ होती है, क्या क्या सर्विसेज नेसेसरी है, बिजनेस सर्विसेज किसे बोलते हैं. एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर 3 chapters, राइट. So in our today's class we are basically not going to discuss all the 3 chapters, that is chapter number 2, 3 and 4, but yes, we are going to start with our chapter number 2, that is business services 1. So when I talk about business services 1, मैं जब business services 1 के बारे में बात करूँ तो business services 1 includes many things, जिसमें से 4 चीज़ें हमें समझनी है ये चैप्टर में. that is insurance, पोस्टल सर्विसेज, वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये 4 चीज़ें. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 के जो हमने सबसे पहला चार्ट पढ़ा था, दैट चार्ट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिलेबस. मैं ऐसा बोलूँ तो भी चले. We have studied the auxiliary services which are important for business, which are helpful to commerce, right? अगर आपको याद हो, auxiliaries to trade करके हमने पढ़ा था. टर्चरी में हमने काफ़ी सर्विसेज देखे. तो all those services we are going to study in detail in the coming chapters, that is chapter number 2, 3 and 4, right? So when I talk about chapter number 2, it includes the main 4 services, that is insurance, postal, a warehouse and transportation. So without wasting any more time, let's start with studying something which talks about insurance. हम इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आज. I hope the screen is completely visible. Yeah, fine, it is. चलो, so let's start. इंश्योरेंस के बारे में पढ़े कुछ. हम सब ने इंश्योरेंस वर्ड सुना हुआ है. वी ऑल नो व्हाट इज इंश्योरेंस, राइट. हमें आइडिया है इंश्योरेंस किसे बोलते हैं. मैं ऐसा बोलूं कि भाई मैंने कोई गुड्स मंगवाए हैं और मेरे को ऐसा है कि शायद ये ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कुछ हो गया उसको, तो कोई क्या बोलेगा कि भाई आप इंश्योरेंस ले लो, आपके गुड्स को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले फिर आपको आके पैसे दे देंगे, करेक्ट. ऐसा हमने सुना हुआ है. फिर हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी बहुत सुना हुआ है. एडवर्टीजमेंट्स देखी है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, राइट. वो क्या है? वो एक कवर है हमारे लिए कि भाई कल जाके हमारी लाइफ में कुछ हो जाता है या हमें कुछ हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी XYZ चीज़ हमारे साथ हो जाती है, then insurance company is always there to give us the amount. कुछ पैसे हमें दे देंगे जिसकी वजह से we can survive, करेक्ट. अगर कोई बंदा मर जाए तो उसके लीगल हेयर्स को भी पैसे मिलते हैं, यानी कि उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रादर नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव बट द पर्सन्स हु आर इन ब्लड रिलेशंस, उनको पैसे मिलते हैं, राइट. किसके? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिलते हैं, राइट. अब ये सब चीज़ें क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले काम क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं बिजनेस को, वो हम समझे. यहाँ पे मैंने एक फैमिली ड्रॉ करी हुई दिख रही है आपको, जिसमें एक बड़ा सा बंदा ड्रॉ करा है और उसके आजू बाजू 4 बंदे और ड्रॉ करे हैं. द मेन बड़ा सा बंदा जो है, वो बंदा इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली. ये 5 की जो फैमिली है उसका ये बंदा एक ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, और ये जो पैसा कमा के लाता है उसके ऊपर ही पूरा फैमिली चल रहा है. पूरा फैमिली का पूरा डिपेंडेंसी इस बंदे के ऊपर है. नाउ व्हाट दिस पर्सन सेज इज कि भाई चलो यार, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं तो मुझे कल जाके कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, लेट मी टेक वन इंश्योरेंस पॉलिसी. और उसने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी हुई है कि कल जाके मेरे को अगर कुछ हो जाए तो एटलीस्ट मेरे घर पे जो मेरे इनकम पे सर्वाइव कर रहे हैं वो भूखे ना मरे. और उसका हो गया एक्सीडेंट, एज यू कैन सी.
तो इंश्योरेंस कंपनी वाले, यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी दिख रही है आपको, इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करेंगे, इसको कुछ कवर देंगे, इसके फैमिली को रादर, कवर यानी पैसे का कवर नहीं, और रिस्क कवर देंगे कि भाई फाइन, आपका मेन पर्सन हैज़ डाइड और मे बी उसको कुछ हो गया है, समथिंग मेजर इंजरी, वी आर देयर, वी विल बी पेइंग यू सर्टेन अमाउंट, जिस प्रकार की उसने पॉलिसी लेके रखी है उस हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे, करेक्ट, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। नाउ यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ है ये compensation for risk, uncertainty and financial loss. Compensation for risk, uncertainty and financial loss. इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें क्या देंगे, कोई मर गया है तो उसको तो जिंदा करके वो लोग नहीं ला सकते, पर वो लोग क्या करेंगे, दे विल गिव अस सर्टेन रिस्क कवर कि भाई नो प्रॉब्लम, अगर कल जाके आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वाले भूखे नहीं रहेंगे, हम उनको पैसे देंगे एज पर द पॉलिसी दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। उस हिसाब से वो लोग हमारे घर वालों को कुछ ना कुछ कंपेंसेशन देंगे, राइट। यहाँ पे तीन चीजें लिखी हुई है, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड फाइनेंशियल लॉस। देयर इज अ रिस्क ऑफ लाइफ, डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ गुड्स, डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ बिजनेस, डेफिनेटली। हम सब ने पहला चैप्टर पढ़ा, उसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी देखा। फाइनेंशियल लॉस, ये कोरोना की वजह से कितने लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कितने लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, कितने लोगों का बिजनेस बंद हो गया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो लोगों को फाइनेंशियली वेरी मच ड्रेन कर दिया है, एकदम मतलब काफ़ी सारे लोगों ने अपना बिजनेस लिटरली बंद कर दिया है। इन दैट केस यहाँ पे अब तो ऐसा है, आपने शायद सुना भी होगा कि कोरोना की भी पॉलिसी निकल चुकी है कि भाई किसी को कोरोना का कवर चाहिए तो वी आर रेडी टू हेल्प, राइट। तो बेसिकली कुछ अनसर्टेन है, वी आर नॉट श्योर वेदर विल सर्वाइव और नॉट, वी आर फाइंडिंग इट समथिंग रिस्की, या हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस है। इन दैट केस यस, वी डेफिनेटली वी कैन टेक द इंश्योरेंस, राइट। वो लोग हमें क्या देंगे, द मेन वर्ड इन दिस इज कंपेंसेशन। कैन यू सी कंपेंसेशन देना यानी पैसे देना, कुछ अमाउंट कंपेंसेट करना, कुछ पैसे देना आपका जो लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखेंगे आपको, जस्ट अ मिनट, आई विल बी अ टेबल, कुछ वर्ड्स दिखे आपको यहाँ पे, वो वर्ड्स पहले समझ ले, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएं, क्योंकि वर्ड समझ में आएंगे तो डेफिनेशन समझ में आएगी, वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो डेफिनेशन कहाँ से पता चलेगी, करेक्ट। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है अश्योर्ड, और दूसरा वर्ड है इंश्योरी, मीनिंग सेम ही है। द पर्सन हु टेक्स इंश्योरेंस, वो बंदा जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, वो बंदा जो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके अपने लिए या किसी के भी लिए रिस्क कवर लेता है, उस बंदे को बोलेंगे अश्योर्ड पार्टी या इंश्योरी, राइट। दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट, इंश्योरी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इंश्योरर, यू कैन सी इंश्योरर दिख रहा है आपको, इंश्योरर मतलब क्या, कौन, इंश्योरेंस कंपनी इज व्हाट, इंश्योरर। वो इंश्योरर है, वो हमें इंश्योर कर रही है, इंश्योर कर रही है कि फाइन आपको कुछ हो गया, आपके गुड्स को कुछ हो गया, वी आर देयर, वी विल बी पेइंग यू द मनी, राइट। देन प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या, आपने 1 करोड़ की पॉलिसी लेके रखी है अपनी लाइफ पे, तो उसके लिए आपको एवरी ईयर और मे बी एवरी मंथ और मे बी एवरी क्वार्टर और मे बी एवरी 6 मंथ, डिपेंड्स अपॉन योर म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस विद द इंश्योरेंस कंपनी, कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे पेमेंट करना पड़ेगा उनको, एक डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, कुछ पार्ट्स में, उसको बोलेंगे क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम भरेंगे तभी तो वो लोग हमें पॉलिसी के पैसे देंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब, राइट। सो वी आर गिविंग देम व्हाट, सर्टेन प्रीमियम, सर्टेन अमाउंट on regular intervals. It may be a month, it may be a year, it may be quarter, it may be 6 months, depends upon your terms and conditions. Then sum assured, you can see सम अश्योर्ड मतलब क्या, जितनी अमाउंट हमने अश्योर करवाई है वो, जैसे मैंने अभी बोला 1 करोड़ रुपीस,
करेक्ट। तो 1 करोड़ रुपीज सम अश्योर्ड, कि 1 करोड़ तक तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें पैसे मिल जाएंगे। करेक्ट। Then policy is something which includes all these terms and conditions that I have said. Policy is a written document which includes the details about your insurance. Whatever agreement that you have made with the insurance company, policy includes everything in writing. जिसमें हर एक चीज़ लिखी हुई होगी कि भाई कौन से केसेस में आपको पैसे मिल सकते हैं, कौन से केसेस होंगे तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल है पैसे देने के लिए, कितना प्रीमियम आपको पे करना है, आपका सम अश्योर्ड कितना है, आपका रिस्क कितना कवर हुआ, एवरी डैम थिंग, ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन इन व्हाट, इन इंश्योरेंस पॉलिसी. इट इज़ नथिंग बट अ रिटन अग्रीमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, राइट? So I hope we are clear with this particular words. Now let's move ahead with the definition. जिसमें मैंने लिखा हुआ है और रिटर्न अग्रीमेंट, एंड देन रिटर्न अग्रीमेंट देख के दिमाग में आना चाहिए, हाँ अभी मैम ने बोला इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज नथिंग बट व्हाट, अ रिटर्न अग्रीमेंट, राइट? बिटवीन टू पार्टीज, विच टू पार्टी? वेयर इंश्योरी मानी मैंने इंश्योरेंस लिया है तो आई विल बी इंश्योरी, पेज प्रीमियम, मैं प्रीमियम पे करूंगी, डन, एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग, मतलब क्या, प्रीमियम भरने के सामने मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को एक अश्योरेंस मिल रहा है, मेरे को एक गारंटी मिल रही है, मेरे को एक अंडरटेकिंग मिल रही है. अंडरटेकिंग का मतलब एक प्रॉमिस मिल रहा है मेरे को कि भाई वी आर देयर, अगर कुछ भी हो जाता है तो हम है आपके साथ, राइट? सो फ्रॉम द इंश्योरर, ये अंडरटेकिंग, ये प्रॉमिस, ये कौन दे रहा है? इंश्योरर दे रहा है, राइट? वन पार्टी इज इंश्योरी, जो प्रॉमिस ले रही है कि भाई मैं प्रीमियम भरूंगी पर आपको मेरे को ये देना पड़ेगा, क्या कवर देना पड़ेगा, रिस्क कवर देना पड़ेगा, राइट? फ्रॉम द इंश्योरर that he will get compensated as per the risk covered and amount decided for the financial loss. वो compensation देंगे as per the terms and conditions, as per the risk covered and everything that have been decided between the two parties. I hope now the definition is 100% clear. See, definition clear होंगी ना तो आपको इंश्योरेंस का पूरा टॉपिक एकदम इजीली समझ में, but you need to be very clear with the definition. Is it clear? Is it completely fine? Let's move ahead then. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स करके कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे. These are the principles on which insurance company works, or rather I can say the whole insurance agreement works. ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन, जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है अटमोस्ट गुड फेथ. ये क्या है अटमोस्ट गुड फेथ? किसे बोलेंगे, समझना अच्छे से. आज मैं बोलूं कि मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है मेरी खुद की लाइफ पे, अब मुझे जो इंश्योरेंस पॉलिसी मैं ले पाऊंगी उसके लिए वो लोग मेरा पूरा बॉडी चेकअप करेंगे, हेल्थ चेकअप विल बी डन. वो लोग देखेंगे मुझे कोई डिसीज़ तो नहीं है, मुझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे कोई डिफ़िकल्ट टाइप का डिसीज़ होगा तो मेरा प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा. मुझे पॉलिसी देंगे वो लोग पर मेरा प्रीमियम अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. दे विल चेक ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. क्योंकि क्या है, लोग इसमें फ्रॉड कर सकते हैं. इंश्योरेंस ले लिया और फिर पता चला कि इसको तो कैंसर है, तो अब तो पैसे रिस्क कवर हो गया है, तो ऐसा नहीं चलता. देयर हैज़ टू बी अटमोस्ट गुड फेथ कि भाई नहीं, अगर आपको कैंसर भी है तो यू शुड टेल देम कि ये प्रॉब्लम है और मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है. कोरोना की बात करें हम कि कोरोना की पॉलिसीज निकली है, तो उसमें अगर आपको हुआ है तो यू शुड टेल देम कि हुआ है भाई मेरे को, करेक्ट. अगर मेरे गुड्स है, मेरी फैक्ट्री में मेरे गुड्स है, मुझे उसके ऊपर इंश्योरेंस लेना है, अब मैं इंश्योरेंस लेके उसको जला दूँ तो ना चले. दिल चेक इट आउट कि क्या यहाँ पे कुछ हुआ है, दिल चेक द सीसीटीवी फुटेज, दिल चेक एवरीथिंग कि क्या ऐसा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है जहाँ पे जानबूझ के ये आग लगाई गई है, करेक्ट. सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर इन केस ऑफ दिस प्रिंसिपल कि भाई गुड फेथ पे हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इसीलिए हमें इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, करेक्ट. बट ये एक साइड से नहीं होता, दूसरी साइड से भी होता है.
इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो बाउंड टू टेल अस ईच एंड एवरीथिंग कि भाई वो कौन से सिचुएशंस में पैसे देगी, कौन से सिचुएशंस में पैसे नहीं देगी. आप सबने ओ माई गॉड मूवी देखी होंगी, तो ओ माई गॉड मूवी से हमें ये utmost गुड फेथ एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई अरे हाँ यार, इसको पॉलिसी के पैसे नहीं मिले थे, सब भगवान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, राइट. तो utmost गुड फेथ का प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि भाई दोनों साइड से सभी मतलब सब कुछ आप डिस्क्लोज कर दो कि दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग, ये चीज़ों में पॉलिसी मिलेगी, ये चीज़ों में पैसे नहीं मिलेंगे एंड एवरीथिंग. एक छोटा सा एक्सट्रिक्ट करके वो लोग लिखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस, जो हम कभी भी पढ़ते नहीं है, पर इन दिस केस वी शुड रीड इट, राइट. अंडरस्टूड, समझ में आया. कुछ लिखा हुआ है मैंने, ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट. सी यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि चलो मैं पॉलिसी लेके फिर मेरे गुड्स जला डालूं, फिर मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं उसके पास से ले लूंगी पैसे. दैट शुड नॉट बी द केस, राइट. देन सेकेंड इज व्हाट, मेक गुड द फाइनेंशियल लॉस. उनका काम है फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है उसको सही कर देना. थर्ड इज म्यूचुअल एंड कंप्लीट फेथ. दोनों साइड से होना चाहिए म्यूचुअल एंड कंप्लीट फेथ हैज टू बी देयर. एंड डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, दोनों पार्टीज को डिस्क्लोज कर देना चाहिए फैक्ट्स, व्हाटएवर द फैक्ट्स आर, राइट. सेकेंड प्रिंसिपल सेज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ टू मेक गुड द लॉसेस, टू मेक द सिचुएशन एज इट वाज बिफोर. पहले जैसी सिचुएशन थी वैसे करके दे देना. इंश्योरेंस कंपनी का काम ही यही है कि भाई आपको कुछ हुआ, आपके गुड्स कहीं जल गए या व्हाटएवर द सिचुएशन इज, तो इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, आपके 50,000 के गुड्स जल गए हैं तो आपको 50,000 पूरे दे देगी, आपके 50 लाख के गुड्स जल गए हैं तो आपको 50 लाख पूरे दे देगी. डिपेंड करता है आपने ली हुई है वैसी पॉलिसी की नहीं, करेक्ट. सो इंडेमनिटी का मतलब ही यही है कि भाई कंपेंसेशन दे देना सामने वाले बंदे को एज इट वाज द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन थी वैसी करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, हमें कंपेंसेशन दे देंगे. यहाँ पे मैंने कुछ केसेस लिखे हुए हैं. कंपेंसेशन हमें इंश्योरेंस की वैल्यू के ऊपर मिलता है. कैसे, मैंने कुछ केसेस लिखे हुए हैं जिससे हम समझेंगे. एक कार है जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, इंश्योरेंस लिया हुआ है पूरे 10 लाख का. केस 1 आई एम एक्सप्लेनिंग. कार की वैल्यू है 10 लाख, इंश्योरेंस लिया हुआ है पूरे 10 लाख रुपयों का. लॉस मेरे को हो गया, पूरी कार ही जल गई, फॉर एग्जाम्पल पूरी कार ही जल गई और मेरे को लॉस हो गया कितने का, पूरे 10 लाख रुपए का लॉस हो गया. इन दैट केस 10 लाख का लॉस हुआ, 10 लाख का इंश्योरेंस था और 10 लाख की ही कार थी, तो मुझे पूरा कंपेंसेशन मिल जाएगा यहाँ पे. अंडरस्टूड. इन सेकेंड केस में कार इज 10 लाख रुपीस, कार तो 10 लाख की ही है, इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है सिर्फ 8 लाख का, करेक्ट. लॉस मेरे को हुआ है 5 लाख का, तो मेरे को पूरे 5 नहीं मिलेंगे. 10 लाख की कार पे मैंने 8 का इंश्योरेंस लेके रखा है, तो 5 के लॉस पे मेरे को कितना मिलेगा, इफ यू कैन सी ओवर हियर. 10 लाख की कार पे 8 लाख का इंश्योरेंस कवर है, तो 5 लाख के लॉस पे अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कवर कितना मिलना चाहिए, दैट कम्स टू 4 लाख क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो मेरे को कितना मिलेगा, अब 4 लाख ही मिलेगा. अंडरस्टूड. देन कार 10 लाख की है, इंश्योरेंस लिया है 8 लाख का, लॉस हुआ है कितना, 8 लाख का, तो मेरे को कितना मिलेगा कंपेंसेशन. अंडरस्टूड. देन कार तो 10 लाख की है, मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है 8 लाख का, मेरे को लॉस हो गया 10 लाख का, फिर भी मेरे को इंश्योरेंस तो कितना मिलेगा, कंपेंसेशन तो 8 लाख का ही मिलेगा भाई. सो क्योंकि मैंने लिया हुआ है कितना, 8 लाख का, तो फिर वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते. Understood. This is what the principle of indemnity says, right? Then insurable interest, जिसमें हमें क्या करना है, वो देखना है कि भाई सामने वाले बंदे का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए. मैं ऐसा बोलूँ कि भाई कोई भी एक फिल्म स्टार है जो मेरे को बहुत पसंद है, अब वो फिल्म स्टार का घर, तो डेफिनेटली मैं कभी उसके लिए ऐसा विश थोड़ी करूँगी कि उसका घर जल जाए, पर उसका घर शायद चलो जल गया, तो क्या मैं जाऊँगी कि अरे अरे मैं पैसे देती हूँ, रुको रुको करके. मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है. बाजू वाले के घर में आग लग गई, क्या मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? नहीं. बाजू वाले के घर में कुछ हुआ, मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? नहीं. मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेरे घर पे होगा,
Correct. So what this principle says, his own financial interest has to be there. उसका खुद का financial interest होना चाहिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी देगी, किसी और के ऊपर नहीं मिलता ये. अंडरस्टूड, समझ में आया. एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन सेज कि भाई डैमेज्ड प्रॉपर्टी की ओनरशिप अब हो गई इंश्योरेंस कंपनी की. मैं बोलूँ कि मैंने कार पे इंश्योरेंस लिया मेरी गाड़ी पे, अब मेरी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया और मेरी गाड़ी को 5 लाख का नुकसान हो गया, तो वो जो नुकसान हुआ है डैमेज्ड प्रॉपर्टी है, मैं बोलूँ कि चलो लाओ, अब मैं डैमेज प्रॉपर्टी मैंने क्रेन रेन मंगवा ली, उठा के घर लेके आई, कबाड़ी वाले को बेच दिया और बोला कि ला भाई उसके जो पैसे होते हैं ला दे, और इंश्योरेंस कंपनी वाले आए और मेरे को उसके भी पैसे दिए. क्या पॉसिबल है? द आंसर इज नो. आप लोगों ने देखा होगा रास्तों में भी कभी कि भाई कार का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो वो उधर की उधर रखते हैं कार. पता है क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे, देखेंगे, ओके फाइन, दिस इज हाउ इट हैज़ गॉट डैमेज्ड, एंड देन वो कबाड़ी के पैसे इंश्योरेंस कंपनी को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि वो लोग तो मेरे को रिस्क कवर करके दे रहे हैं. आई कैन नॉट टेक द अनड्यू एडवांटेज ना. मैं कबाड़ी वाले के साथ से स्क्रैप के भी पैसे लूँ और मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के पास से पूरे इंश्योरेंस के भी पैसे लूँ, ऐसा थोड़ी प्रॉफिट थोड़ी कमाना है इधर हमें. Correct. So in this case, principle of subrogation says the damaged property belongs to whom? Belongs to the insurance company only. Understood? I hope this 4 principles of utmost good faith, principle of indemnity, principle of insurable interest, and principle of subrogation are completely clear with all of you. We'll continue the topic in our coming session. I hope you are done with it. Thank you.